Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about development of male gametophyte, then pistil, megasporangium and embryo sac. So first, we are going to discuss the development of male gametophyte. Now in previous lecture, we have discussed that when the pollen grain produce, it will represent the male gametophyte. नाउ यहाँ पे ये जो पॉलन सैक वो पॉलन सैक जैसे ही मैच्योर होगी उनमें पॉलन ग्रेन मदर सेल जो है पीएनसी वो डिवाइड होना स्टार्ट होगा और उसमें से इस तरह से पॉलन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। अगर हम इस पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें मेनली दो लेयर होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है एक्साइन और जो इनर मोस्ट लेयर है वो है इंटाइन। और जैसे ही पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होती है तो उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। जहाँ पे आप जो रेड कलर का देख रहे हो वो है न्यूक्लियस और जो बाहर का आउटर मोस्ट एक्साइन जो है उसमें कुछ जर्म पोर भी होते हैं, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन जो है वो एब्सेंट होता है। अब जैसे ही ये पॉलन ग्रेन धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट होगी वैसे ही उसमें छोटी छोटी वैक्यूल्स प्रोड्यूस होगी। देन उसके बाद जो पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो डिवीज़न होगा वो होगा इक्वेशनल डिवीज़न, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो सिमिलर होंगे। जैसे हमें पता है कि पॉलन ग्रेन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो उसका न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो वो भी इक्वेशनल डिवीज़न से डिवाइड होगा। यानी कि रिजल्टिंग जो दो सेल है उसमें से जो लार्ज सेल है उसे हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं और जो स्मॉल सेल है उसे हम बोलेंगे जनरेटिव सेल। तो इनमें भी जो क्रोमोसोम नंबर है वो n नंबर होंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वेशनल डिवीज़न हो रहा है। तो इसकी वजह से इसमें भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सिमिलर ही होंगे। देन उसके बाद अब क्या होगा, जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा तो जैसे ही पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा तो जो उसका इंटाइन यानी कि जो इनर मोस्ट लेयर है वो इन फॉर्म ऑफ ट्यूब वो मेनली जर्म पोर में से ही बाहर निकलेगा। यानी कि ये जर्म पोर जो है वो पॉलन ट्यूब बाहर निकल सके उसके लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये जो पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस हो रही है तो इस पॉलन ट्यूब में दो न्यूक्लियस होंगे। एक है हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस जो कि पॉलन ट्यूब में अपर पोजीशन में होगा और जो पॉलन ट्यूब का बॉटम पार्ट है उसमें होगा ट्यूब न्यूक्लियस या फिर जिसे हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो कुछ प्लांट्स जो है उसमें पॉलन ग्रेन इस टू सेल स्ट्रक्चर में ही स्प्रेड होना स्टार्ट होती है, यानी कि एक उसमें जनरेटिव न्यूक्लियस होगा देन दूसरा वेजिटेटिव सेल। तो ऐसे पॉलन ग्रेन को हम बोलेंगे टू सेल पॉलन ग्रेन। और कुछ प्लांट में क्या होगा, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही ये न्यूक्लियस और ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस वो डिवाइड होगा तो वो भी इक्वेशनल डिवीज़न से ही डिवाइड होगा। तो उसमें से हमें दो मेल गैमेट मिलेंगे। इसमें भी जो क्रोमोसोम नंबर है वो होंगे n नंबर क्योंकि यहाँ पे इक्वेशनल डिवीज़न ही कंटिन्यूस हो रहा है। और आगे जो है वो होगा ट्यूब न्यूक्लियस। तो इस तरह से धीरे धीरे मेल गैमेट जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो इसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब हम
पोलन ग्रेन की डिटेल में बात करें तो पोलन ग्रेन जो है वो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी कुछ डिजीज़ कॉज करती है और वो मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड डिजीज़ करती है। जैसे कोई ह्यूमन जो है वो गार्डन में एंटर होता है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो उसे स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है या फिर उसकी आइज़ जो है उसमें से वाटर निकलना स्टार्ट हो जाता है या फिर उसे इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब क्यों होता है कि उस गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट जो है उनकी जो पॉलन ग्रेन है वो एयर में प्रेजेंट होती है और उस पर्टिकुलर ह्यूमन को उस पॉलन ग्रेन से में भी एलर्जी हो सकती है, तो इसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स होते हैं। देन इसके अलावा पॉलन ग्रेन जो है वो कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड डिजीज़ भी कॉज करती है। जैसे कि हम बात करें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा, ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि ह्यूमंस में पॉलन ग्रेन की वजह से भी हो सकती है। नाउ अब हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पार्थेनियम, और जिसे हम नॉर्मली कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। वो इंडिया में जब वीट इम्पोर्ट थे उनके साथ इंडिया में आया था और उसकी जो पॉलन ग्रेन है उससे बहुत सारे ह्यूमंस में बहुत सारी एलर्जीज हुई थी। तो यहाँ पे आप ये जो प्लांट देख रहे हो वो कैरेट ग्रास का प्लांट है जिसकी पॉलन ग्रेन ह्यूमन में बहुत सारी एलर्जीज करती हैं। नाउ हम पॉलन ग्रेन की कुछ बेनिफिशियल इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करें तो पॉलन ग्रेन जो है उसमें हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसमें मेनली शुगर और कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल हैं ऐसे सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए अभी रिसेंटली पॉलन टैबलेट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है एज अ फूड सप्लीमेंट, क्योंकि हम फूड क्यों कंज्यूम करते हैं तो हमें उनमें से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो अगर आप पॉलन टैबलेट कंज्यूम करते हो तो उनमें से भी आपको हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। तो वेस्टर्न कंट्री जो है उसमें और भी पॉलन प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं जो मेनली एथलीट्स होते हैं वो और जो रेस हॉर्सेस होते हैं उन्हें पॉलन ग्रेन की प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लाई किए जाते हैं ताकि जो उनका परफॉर्मेंस है वो इन्हांस हो जाए। और ये पॉलन ग्रेन जो है वो एज अ पॉलन टैबलेट या फिर पॉलन सिरप अवेलेबल होती है जिससे बहुत सारे लोग जो है वो फूड सप्लीमेंट की तरह कंज्यूम करते हैं। तो अब हम पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी की बात करें, यानी कि पॉलन ग्रेन जो है वो कब तक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कर सकती है। तो अब वो टाइम जो है वो हर एक प्लांट में वेरी करता है, इट इज़ वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। तो मेनली पॉलन ग्रेन क्या होती है, जैसे ही वो रिलीज हो एज सुन एज दे हैव टू रीच ऑन दी स्टिग्मा, और ये स्टिग्मा पे पहुँचे उससे पहले उनको उनकी वायबिलिटी जो है वो लॉस नहीं होने देनी, क्योंकि अगर एक बार उसकी वायबिलिटी लॉस हो जाएगी देन उसके बाद वो पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगी। वो चाहे फिर भी स्टिग्मा पे क्यों प्रेजेंट ना हो, फिर भी उसका जर्मिनेशन जो है वो नहीं होगा। अब हम राइस की पॉलन ग्रेन की बात करें तो उसकी वायबिलिटी जो है वो सिर्फ 30 मिनट्स है, यानी कि जैसे ही वो एंथर से रिलीज होते हैं देन विदिन दी 30 मिनट्स दे हैव टू रीच ऑन स्टिग्मा फॉर दी जर्मिनेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन। बिकॉज ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी पे असर करते हैं, जैसे कि प्रिवेलिंग टेम्परेचर, यानी कि जिस एटमॉस्फेयर में पॉलन ग्रेन रिलीज हो रही है उसका टेम्परेचर कितना है, देन उस एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कितनी है। ये ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं
जो वायबिलिटी पे अफेक्ट करेंगे। देन कुछ प्लांट्स जो है जैसे कि मेंबर ऑफ रोजेसियाई, लेग्यूमिनोसियाई एंड सोलोनेसियाई फैमिली, उनकी जो पॉलन ग्रेन है उनकी वायबिलिटी मंथ्स तक चलती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है उसकी वायबिलिटी मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें पता है कि कुछ प्लांट्स जो है उनकी एक सीज़न होती है या फिर उसमें फ्लावर प्रोड्यूस हो उसकी भी एक पर्टिकुलर सीज़न होती है। तो अगर हमें कोई आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना है तो उसके लिए हमारे पास पॉलन ग्रेन भी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि पॉलन बैंक जो है जिसमें क्या होता है पॉलन ग्रेन जो है वो स्टोर्ड होती है। तो उस पॉलन बैंक में हम हमारी इंटरेस्ट ऑफ पॉलन ग्रेन जो है वो उसमें स्टोर करके रखते हैं और जब भी ऐसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी यूज़ करना होता है तब हम इसे यूज़ करते हैं। और मेनली जो पॉलन बैंक है उनमें पॉलन ग्रेन जो है वो मेनली -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बाय द यूज़ ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन उन्हें स्टोर किया जाता है। और जैसे ही हम इसे इतने लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं तो उनकी जो वायबिलिटी है वो भी मेंटेन होती है, क्योंकि हम उन्हें स्टोर कर रहे हैं यानी कि उसके सराउंडिंग जो भी फैक्टर प्रेजेंट हो वो उस पर कोई अफेक्ट ना कर पाए, इसलिए हम इन्हें पॉलन बैंक में स्टोर करते हैं। देन उसके बाद हमें कोई भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या फिर और कोई भी ब्रीडिंग की प्रोसेस करवानी हो तब हम इस पॉलन ग्रेन को यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमने डिस्कस किया द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट एंड द पॉलन ग्रेन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर that is the pistil. The gynoecium represent the female reproductive part और ये gynoecium जो है उसका जो सिंगल पार्ट है उसे हम बोलते हैं पिस्टिल, यानी कि जो पिस्टिल का बंच है उसे हम कलेक्टिवली gynoecium बोलते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पिस्टिल जो है एक फ्लावर में कितनी प्रेजेंट होती है। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ पिस्टिल्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल फ्लावर। अगर एक फ्लावर में सिंगल पिस्टिल ही प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी फ्लावर। ये मोनो मतलब कि वन, तो जिसमें एक ही पिस्टिल प्रेजेंट हो उसे हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, कोकोनट, तो ये कुछ ऐसे प्लांट है जिनमें मोनोकार्पिलरी पिस्टिल्स होती है। नाउ द सेकंड पार्ट और सेकंड टाइप इज मल्टीकार्पिलरी, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा पिस्टिल्स प्रेजेंट हो उसे हम बोलेंगे मल्टीकार्पिलरी। तो मल्टीकार्पिलरी जो है वापस से उसके दो सब टाइप्स हैं, एक है सिनकार्पस और सेकंड है एपोकार्पस। अब फॉर एग्जांपल मल्टीकार्पिलरी है तो उसमें नंबर ऑफ पिस्टिल जो है वो एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन सिनकार्पस में क्या होगा कि जितने भी पिस्टिल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे फ्यूज़ होंगे और उनकी जो ओवरी है वो सिंगल ही होगी। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे ऊपर की तरफ से अगर आप देखो तो हमें 3 कार्पेल्स या फिर 3 पिस्टिल्स जो है वो ऑब्जर्व होती हैं। देन बाद में ये सारी पिस्टिल्स जो है वो फ्यूज हो जाएंगी और उनकी ओवरी जो है वो सिर्फ एक ही होगी। तो ऐसे हम जो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिनकार्पस एंड मल्टीकार्पिलरी। फॉर एग्जांपल टमेटो,
ट्यूलिप, देन द मेंबर ऑफ लिलिएसी फैमिली। तो ये कुछ ऐसे फ्लावर हैं जिनमें सिनकार्पस ऑब्जर्व होते हैं। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ मल्टीकार्पेलरी इज एपोकार्पस, यानी कि इसमें जितने भी पेस्टिल्स होंगे वो सारे एक दूसरे से सेपरेट होंगे। जैसे कि ये एक पेस्टिल है, देन ये सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे हर एक कार्पेल जो है उसकी ओवरी डिफरेंट होगी। ये सारे पिस्टिल जो है वो फ्यूज नहीं होंगे लेकिन फ्री होंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये आप जो वाइट कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो वो है कार्पेल और पिस्टिल जो एक दूसरे से सेपरेट है। तो अगर ये सारे पिस्टिल्स एक दूसरे से सेपरेट है और फ्री है तो उसे हम बोलेंगे एपोकार्पस। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरीज, रोज, लोटस एक्सेट्रा जो फ्लावर हैं उनमें मेनली एपोकार्पस टाइप की पिस्टिल्स ऑब्जर्व होती हैं। नाउ हम पिस्टिल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे जो फर्स्ट पोजीशन पे जो पार्ट है वो होता है स्टिग्मा। तो नाउ द स्टिग्मा इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन, यानी कि पिस्टिल का ऐसा पार्ट जहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है वो लैंड होती है या फिर आफ्टर पॉलिनेशन जहाँ पे एस्टैब्लिश होती है, उस पार्ट को हम बोलेंगे स्टिग्मा। देन दी सेकेंड इज अ स्टाइल। तो यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो लॉन्ग एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो वो है स्टाइल। सो द स्टाइल इज एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, यानी कि स्टिग्मा के एग्जैक्ट नीचे जो एलोंगेटेड पार्ट है उसे हम बोलेंगे स्टाइल। अब ये स्टाइल जो है वो हॉलो भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। नाउ दी थर्ड पार्ट ऑफ स्टिग्मा इज ओवरी। तो ओवरी जो है वो स्टाइल का बेसल थोड़ा बहुत ब्लस्ट पार्ट है, यानी कि ये पार्ट जो है वो थोड़ा फूला हुआ मोटा सा पार्ट होता है। और इस जो ओवरी है उसमें मेनली ओवेरियन कैविटी होगी जिसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर था। अब हम इनसाइड ओवरी की बात करें तो ओवरी जो है उसमें मेनली हम यहाँ पे बात करें तो ये सबसे अपरमोस्ट पार्ट है स्टिग्मा, देन स्टाइल, और ये जो कंप्लीट पार्ट है वो है ओवरी। अब हम ओवरी के अंदर की बात करें तो ओवरी जो है उसके अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है। तो यहाँ पे आप ये जो पार्ट देख रहे हो ये है ओवेरियन कैविटी। ना इस ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा होता है। आप यहाँ पे ये जो लाइनिंग देख रहे हो वो प्लेसेंटा है और ये प्लेसेंटा जो है वो ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है। और हमने स्टैंडर्ड 11th में जो है वो प्लेसेंटेशन के डिफरेंट टाइप्स जो है वो स्टडी किए हुए हैं। नाउ यहाँ पे प्लेसेंटा के थ्रू सारे ये जो ओव्यूल्स, यहाँ पे आप ये जो राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सारे जो है वो ओवरी के साथ कनेक्ट होंगे बाय दी प्लेसेंटा। तो इस तरह से ओवरी जो है वो उसका इनर स्ट्रक्चर होता है। अब ओवरी जो है वो उसमें कितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स होंगे दैट इज ऑल्सो वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वीट की, राइस की या फिर मैंगो की बात करें तो उनकी एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है। जैसे आप मैंगो खाते हो और उसका जो हार्डेस्ट कोट होता है उसे अगर आप ब्रेक करो तो आपको उसमें से सिर्फ
एक ही ओव्यूल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक बात याद रखेंगे हम लोग कि ये ओव्यूल जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट होंगे, तो हम उसके फ्रूट के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। जैसे हमने बात की मैंगो जो है उसमें सिर्फ एक ही सीड हमें अंदर की साइड मिलता है, यानी कि उसकी ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है। देन इन पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, इन सब में क्या होता है कि ये जो फ्रूट है उसकी अगर हम अंदर देखें तो उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, क्योंकि उनकी जो ओवरी है उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर की। अब जो ओव्यूल जो है हम उसे मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं, क्योंकि इस ओव्यूल के अंदर ही मेगास्पोर्स जो है वो इन फ्यूचर प्रोड्यूस होंगे। सो अब हम ओव्यूल और माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ओव्यूल जो है वो मेनली प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड होता है। तो जो प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच में जो कनेक्शन है उसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। तो यहाँ पे ये जो आप स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला जो पूरे इस ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ अटैच करता है उसे हम बोलेंगे फ्यूनिकल। नाउ फ्यूनिकल का जो पार्ट इस कंप्लीट ओव्यूल के साथ कनेक्ट होगा, यानी कि आप अगर अच्छे से देखो तो ये जो पार्ट है वहाँ से फ्यूनिकल जो है वो मेनली ओव्यूल के साथ अटैच्ड है, तो उसे हम बोलेंगे हाइलम। सो हाइलम इज अ कनेक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। और हर एक ओव्यूल जो है उसके सराउंडिंग एक या फिर दो जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं जिसे हम एंटेंग्यूमेंट बोलते हैं। सो मेनली जो एंजियोस्पर्म के प्लांट्स हैं उसमें एक एंटेंग्यूमेंट प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलेंगे मोनो एंटेंग्यूनल, और अगर दो एंटेंग्यूनल प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे बाय एंटेंग्यूनल। और मेनली जो एंजियोस्पर्म है उसमें बाय एंटेंग्यूनल ही होते हैं, यानी कि उसमें जो एंटेंग्यूमेंट्स है वो दो होते हैं। ये एक है बाहर की साइड जो उसे हम बोलेंगे आउटर एंटेंग्यूमेंट, और ये जो अंदर की साइड प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे इनर एंटेंग्यूमेंट। तो इस तरह से एंटेंग्यूमेंट जो है वो पूरे ओव्यूल को कवर करते हैं, क्योंकि वो एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर्स है सराउंडिंग दी ओव्यूल्स। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये इंटेग्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट ओव्यूल को सराउंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे ओव्यूल में एक ऐसा एरिया जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स जो है वो क्लोज होंगे और उसकी वजह से एक हॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा, एक ओपनिंग होगी जिसे हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। तो ये माइक्रोपाइल एग्जैक्टली क्या है, तो जहाँ पे ये एंटेग्यूमेंट्स जो है वो एनक्लोज्ड होगी तो वहाँ पे एक ओपनिंग जैसा पार्ट जो है वो बाकी रहता है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। अब ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल देयर इज अ चलाजा, यानी कि ये जो लेयर है उसे हम बोलेंगे चलाजा, एंड इट रिप्रेजेंट मेनली बेसल और अपर पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो ये हमने बात की ओव्यूल के स्ट्रक्चर की। और विद इन द ओव्यूल देयर इज अ वन एम्ब्रियो सैक, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, और बाकी का जो ओव्यूल का मेन एरिया है, यानी कि ये आप जो देख रहे हैं सेल्स जो है जहाँ पे,
उसे हम बोलेंगे न्यूसेलस। तो ओव्यूल का जो मेन पार्ट है वो ओव्यूल से मेनली न्यूसेलस जो है उसे हम बोलते हैं। सो द मेजर पार्ट ऑफ ओव्यूल इज फील्ड बाय न्यूसेलस। अब ये न्यूसेलस जो है उसमें फूड मटेरियल जो है वो रिस्टोर्ड होते हैं और इस न्यूसेलस में जो माइक्रोपाइल के नज़दीक जो भी एक सेल होता है उस सेल में से ये कंप्लीट एम्ब्रियो सैक जो है वो प्रोड्यूस होता है और इस एम्ब्रियो सैक में इन फ्यूचर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। नाउ हम ओव्यूल के कुछ टाइप की बात करें तो ओव्यूल जो है वो मेनली 3 टाइप्स के ओव्यूल देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है ऑर्थोपस, यानी कि जिसमें माइक्रोपाइल जो है वो अपर पोजीशन पे लोकेटेड है। तो ऐसे जो ओव्यूल है उसे हम बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। और अगर ये माइक्रोपाइल जो है वो बेसल पार्ट में प्रेजेंट है तो ऐसे ओव्यूल को हम बोलेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल। और अगर ओव्यूल जो है वो मेनली इफ इट इज लोकेटेड ट्रांसवर्सली एट द राइट एंगल टू द फ्यूनिकल, यानी कि अगर माइक्रोपाइल का जो एरिया है वो ट्रांसवर्सली एट द राइट एंगल है, फ्यूनिकल का जो राइट एंगल है वहाँ पे ट्रांसवर्सली लोकेटेड है तो उसे हम बोलेंगे हेमी एंथ्रोटॉपस। और इस तरह का जो ओव्यूल्स है वो मेनली रैनकेलस नाइक जो प्लांट है उसमें हमें इजीली देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑर्थोट्रोपस जो है उसमें माइक्रोपाइल जो है वो अपर पोजीशन पे होगा और जो बेसल पार्ट है वो होगा चलाजा। यहाँ पे जो अपर पार्ट है एंथोट्रोपस में वहाँ पे होगा चलाजा और जो लोअर पार्ट है वहाँ पे होगा माइक्रोपाइल। और यहाँ पे जो माइक्रोपाइल है वो राइट साइड पे प्रेजेंट होगा। तो ये ओव्यूल के मेनली 3 टाइप्स ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस एंड हेमीएंथ्रोट्रोपस। नाउ we are going to discuss the process of मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि जो ओव्यूल हैं उसमें मेगास्पोर जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। तो मेनली यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी, तो ये है एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। तो ये मेगास्पोर मदर सेल जो है वो कौन सा सेल है, तो जो माइक्रोपाइलर रीजियन है, यानी कि जो पूरा न्यूसेलस का स्ट्रक्चर है जो हमने अभी ओव्यूल में पढ़ा, उस न्यूसेलस में जो माइक्रोपाइलर रीजियन है, यानी कि जहाँ पे माइक्रोपाइल ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट है, वहाँ से ही एक सेल डिफ्रेंशिएट होगा मेगास्पोर में, मेगास्पोर मदर सेल में। और ये सेल जो है वो डिवाइड होके बनाएगा मेगास्पोर। अब यहाँ पे मेनली क्या होगा, ये एमएमसी जो है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो होंगी 2n। तो यहाँ पे ये जो अब एमएमसी है माइक्रोस्पोर मदर सेल वो अब एंटर होगा सबसे पहले मियोसिस 1 में। तो उसकी वजह से हमें 2 सेल्स मिलेंगे। देन वापस से ये दोनों सेल जो है वो एंटर होंगे मियोसिस 2 में और इसकी वजह से हमें टोटल 4 सेल जो है वो मिलेंगे। तो ये 4 सेल यहाँ पे जो मिल रहे हैं वो हैं हमारे मेगास्पोर। तो इस तरह से बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इन दी एमएमसी वी गॉट दी 4 मेगास्पोर। अब हम
एमएमसी सेल जो है उसके कुछ कैरेक्टर की बात करें तो एमएमसी यानी कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, वो सेल जो है वो न्यूसेलस के बाकी की सेल के कंपेयर में थोड़ा लार्ज होता है और उसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी थोड़ा बहुत डेंस होता है और इट हैज़ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो इसके मेन इस 3 फीचर, लार्ज सेल, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इन 3 कैरेक्टर की वजह से हम पूरे जो न्यूसेलस के सेल है उसमें से ये जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल है उसे हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ ये जो हमारे पास मेगास्पोर प्रोड्यूस हुए हैं उसमें इन फ्यूचर एम्ब्रियो सैक जो है वो प्रोड्यूस होगा, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो इस मेगास्पोर्स में से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, जैसे ही मेल गैमेटोफाइट जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं तो मेनली जो 3 मेगास्पोर है वो डीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि वो फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में कोई रोल प्ले नहीं करते। सिर्फ ये एक ही जो मेगास्पोर है उसमें से ही कंप्लीट एम्ब्रियो सेग और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो जनरेट होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेगास्पोर that is involved in development of male gametophyte, we are dividing it into 4 category. Now अगर सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक। फिर अगर 2 मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है तो उसे हम बोलेंगे बायस्पोरिक। अगर 4 मेगास्पोर इन्वॉल्व है तो उसे हम बोलेंगे टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये जो कैटेगरीज है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेगास्पोर दैट इज इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज गिवन बाय पंचानन माहेश्वरी। सो मेनली इन द ऑल एंजियोस्पर्म all the 3 megaspore will be degenerate and only 1 megaspore is involved in formation of embryo sac। तो यहाँ पे मेनली क्या होगा, जो डिवीज़न है वो डिवीज़न होगा माइटोटिक डिवीज़न और इक्वेशनल डिवीज़न। तो इसमें अब क्या होगा, जो मेगास्पोर, ये हमारे पास एक मेगास्पोर फॉर्म हुआ तो ये मेगास्पोर जो है उसमें यहाँ पे आप एक खास बात याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवीज़न होगा, यानी कि प्रोसेस जो है वो सिर्फ कैरियोकाइनेसिस दैट इज डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस वही होगी। अभी इसमें जो साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म डिवीज़न की प्रोसेस है वो अभी नहीं होगी। तो अब ये हमारे पास जो एक मेगास्पोर है वो एंटर होगा फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न में और उसमें से हमें मिलेंगे 2 न्यूक्लियस। अब जैसे ही ये 2 न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे दे विल मूव टू दी अपोजिट एंड। एक एंड पे एक न्यूक्लियाई और दूसरे एंड पे दूसरा न्यूक्लियाई। नाउ अब ये दोनों जो न्यूक्लियाई फॉर्म हुए हैं वो सेकंड माइटोटिक डिवीज़न में एंटर होंगे। तो अपर साइड पे भी हमें 2 न्यूक्लियाई और लोअर साइड पे भी हमें 2 न्यूक्लियाई, इस तरह से टोटल 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मिलेगा। देन अब ये जो 4 न्यूक्लियाई है वो एंटर होंगे थर्ड माइटोटिक डिवीज़न में। तो इसकी वजह से हमें टोटल 8 सेल और 8 न्यूक्लियाई जो है वो मेनली मिलेंगे, यानी कि इसे हम बोलेंगे 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। तो यहाँ पे अभी हमें एक बात खास याद रखनी है कि ये जो प्रोसेस है उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी तक कैरियोकाइनेसिस ही हुआ है,
यानी कि सिर्फ न्यूक्लियाई जो है उसी का डिवीज़न हुआ है। अभी तक इसमें साइटोकाइनेसिस जो है वो नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही एम्ब्रियो सेक में 8 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे, देन उसके बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अब साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्टली ये जो न्यूक्लियाई की अरेंजमेंट है वो होगी 3-2-3, यानी कि जो अपर वाला एम्ब्रियो सेक का पार्ट है वहाँ पे 3 न्यूक्लियाई अरेंज होंगे, देन मिडिल में 2 न्यूक्लियाई, और जो बॉटम पार्ट है उसमें भी 3 न्यूक्लियस अरेंज्ड होंगे। और अब धीरे धीरे करके ये सारे सेल जो है और सारे जो न्यूक्लियाई है उसके सराउंडिंग आफ्टर द साइटोकाइनेसिस सेल वॉल का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेनली यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर एंड है, यानी कि जो एंड माइक्रोपाइल के नज़दीक है वहाँ पे जो 3 सेल होंगे उसमें से एक होगा एग सेल और उसके आसपास होंगे 2 सिनर्जिड सेल्स। तो इस तरह से माइक्रोपाइलर एंड के आसपास 3 सेल जो है वो होंगे। देन ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो दोनों एक ही सेल में एंटर होंगे, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियाई जो हैं वो 2 हैं, लेकिन यहाँ पे सेल जो है वो सिर्फ एक ही होगा। और ये जो चलाजा के पास जो सेल है वो भी होंगी 3। तो इस तरह से माइक्रोपाइलर एंड के पास में जो 3 सेल है जिसमें से एक सेल है एग सेल और बाकी के 2 हैं सिनर्जिड सेल्स। तो ये 3 सेल जो हैं उसे हम कलेक्टिवली एग एपेरेटस बोलते हैं। सो ये एग एपेरेटस में जो एक एग सेल है वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी। देन बाकी की जो 2 सिनर्जिड सेल है वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे फॉर द गाइडिंग ऑफ pollen tube into synergid by the process of chemotaxis, यानी कि ये सिनर्जिड सेल जो है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे और उस केमिकल के अट्रैक्शन की वजह से जो पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही है वो एग सेल के पास में आएगी। और ये जो चलाजा के पास 3 सेल्स होंगे उसे हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल। और ये जो बीच में 2 सेल प्रेजेंट एक सेल और 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे उसे हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल सेल। तो इस तरह से जो एंजियोस्पर्म का जो मैच्योर एम्ब्रियो सेक है वो मेनली 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे 3 सेल होंगे और हर एक में एक एक न्यूक्लियाई। यहाँ पे जो मिडिल पार्ट है वहाँ पे एक सेल और 2 न्यूक्लियाई होंगे। और ये जो माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ पे 3 सेल और 3 न्यूक्लियस। तो इस तरह से टोटल हमारे पास सेल जो है वो 7 होंगे और जो न्यूक्लियस है वो होंगे 8। सो इस तरह से एम्ब्रियो सेक जो है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड होगा। तो ये जो डेवलप्ड एम्ब्रियो सेक है उसमें चलाजल एंड के पास 3 एंटीपोडल सेल होंगे। देन इन मिडिल पार्ट सेंट्रल सेल और उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। देन माइक्रोपाइलर एंड जो है वहाँ पे एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। So now that's it for today's lecture. In last lecture, we will discuss about the process of pollination. It's your homework for today.